तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो आपका 10 मार्क्स का था। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और मैंने आपको पहले ही ओवरव्यू में समझाया था कि ये इस पर्टिकुलर पूरी बुक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि 12 मार्क्स की यूनिट है। तो ध्यान से देखना, आज के पूरे लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करना। यूनिट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड के लिए जब मैं आपको नेशनल इनकम समझा रहा था, तो उसी टाइम पे मैंने आपको एक मेथड, इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड समझाया था, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, वेयर आई टोल्ड यू कि भाई एग्रीगेट मेथड का जो रिजल्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर एक्सपेंडिचर मेथड। रिकॉल करो, मैंने आपको क्या समझाया कि भाई एक्सपेंडिचर करता कौन है, एक इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, मीन सॉरी एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। और एक इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से थे, इकोनॉमी के सेक्टर थे, सबसे पहला उनका सेक्टर था हाउस होल्ड, राइट। और हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज डिनोटेड बाय सी। आगे के कंपोनेंट्स डिस्कस करने से पहले जो जो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे उन कंपोनेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं वो साथ में करते जाएंगे। तो एडी का सबसे पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय सी। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि आपके इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं वो कंजम्पशन के लिए कितना स्पेंड करने को रेडी है। अब एक बात यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझनी वो ये है, जनरली जब कंजम्पशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ हाउस होल्ड आता है कि जो हाउस होल्ड है सिर्फ शायद वही कंजम्पशन पे खर्चा करेगा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो एक बात समझो, जो प्रोड्यूसर्स है, राइट, वो भी एट द एंड क्या है, कंज्यूमर ही है। तो यहाँ पे जिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है उसका मतलब है इकोनॉमी में जितने भी लोग कंजम्पशन के लिए पैसा खर्च करें कलेक्टिवली, उन सबको प्लस करना विल गिव यू सी। ओके, अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और डिटेल में जानने के लिए एक टॉपिक हमें समझना पड़ेगा जो मैं यहीं पे क्लियर करूंगा, विच इज कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स इट्स जस्ट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो जो भी रिलेशनशिप कंजम्पशन और इनकम के बीच में आएगा उसी को कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे। अब रिलेशनशिप आता कैसे है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि इनकम और कंजम्पशन कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, डायरेक्टली रिलेटेड, राइट। कंजम्पशन और इनकम स्टूडेंट्स कैसे रिलेट करते हैं आपस में, डायरेक्ट रिलेशनशिप में, जिसका मतलब हो गया कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो इवेंचुअली कंजम्पशन क्या करेगी, बढ़ेगी। इस चीज को समझने के लिए जो प्रोफेसर जेएम कीन्स थे, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया, विच इज नोन एज कीन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब ये कीन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या कहता है, सबसे पहली चीज दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब अगर एक पर्सन की, एक इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, कि अगर इकोनॉमी में इनकम जीरो भी हो जाए, अगर इनकम जीरो भी हो जाए
तब भी कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो हमेशा सी बार के बराबर होगी। सी बार का मतलब स्टूडेंट्स आपके लेवल पे किसको डिनोट किया गया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को, कि इनकम जीरो है तब भी आप कंजम्पशन करोगे, मींस सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी बार। अब अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझे तो भाई इनकम जीरो भी हो जाए तो भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऐसा तो बहुत बार होता है कि बहुत से लोग नहीं कमाते और नहीं खा पाते, विच इज वेरी ट्रू, बट वो ना माइक्रो के एस्पेक्ट में देखा जाए तो ट्रू है। एक इंडिविजुअल लेवल पे स्मॉल ग्रुप में हो सकता है कि तुमने नहीं कमाया तो तुमने नहीं खाया, बट यहां बात कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पूरी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में तो ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम नहीं भी कमाए तो नहीं खा रहे। हो सकता है भाई तुम्हारे पास सेविंग्स ना हो, भाई इकोनॉमी तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां पे कोई ना कोई तो होगा जिनके पास कुछ पास सेविंग्स होंगी या बोरोइंग्स होंगी, तो इसलिए इकोनॉमी के लेवल पे कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, तो वो हमेशा सी बार के बराबर रहेगी। दूसरी बात, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये पढ़ा कि रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन का डायरेक्ट है ना, तो इसका मतलब है इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझ लो, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम will always be greater than rate of increase in consumption। ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अभी हम एमपीसी पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। अब इसको ऐसे सोच के देखो कि अगर किसी पर्सन की इनकम 100 रुपए है और 100 रुपए से इनकम बढ़ के 110 हो जाए, ऑलरेडी वो पर्सन मान लेते हैं कि कितना कंज्यूम कर रहा था, 100 रुपए में 80 रुपीज कंज्यूम करता था, ठीक है, 100 रुपए उसकी इनकम है, 110 हो गई, पहले वो 80 कंज्यूम कर रहा था। अभी आप एक बात सोच के देखो, उसकी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है, सिर्फ 10 रुपए। तो अगर मैं ये बोलूं कि वो अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकता है, तो जितना इंक्रीज हुआ है वो मैक्सिमम उतना ही कर पाएगा, मतलब वो मैक्सिमम इंक्रीमेंटल का कितना यूज कर सकता है, 10। बाकी वो सेविंग करना बंद करके सारा पैसा लगा दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इंक्रीमेंटल इनकम का वो मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल पार्ट। मतलब इनकम हमेशा तेजी से बढ़ता है, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम रेट पे बढ़ता है। ये चीज आपको सीयूईटी एग्जाम में भी बहुत बार बॉदर कर सकती है, क्योंकि आपके बुक्स के हिसाब से जो आपको पूरा कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया जा रहा है वो है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है आपके पास, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जो इस बात को पढ़ेगा कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ रही है किसी रेट से, तो कंजम्पशन एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी। लेट्स जस्ट से कि हमने लिया कि कंजम्पशन का इंक्रीमेंट 60% है, तो आपके लेवल पे कंजम्पशन का इंक्रीमेंट सिर्फ 60% होगा। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिनेरियो की बात की जाए तो ये बात आप भी रिलेट कर पाओगे, इनिशियली इनकम के बढ़ने पर आप हो सकता है अपनी पूरी इंक्रीमेंटल इनकम कंजम्पशन पे ही लगा दो, अज्यूमिंग दैट कि अभी आप बेयर मिनिमम्स पे हो। बट अगर धीरे धीरे करके आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो जो इंक्रीमेंटल इनकम आपके पास है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट आप सेव करना शुरू कर देते हो, एंड दैट्स द रीजन कि इनकम के बढ़ने का रेट कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से बहुत ज्यादा रहता है, राइट। सो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कंजम्पशन फंक्शन के लिए हमें समझनी थी। अब बेस्ड ऑन दीज थिंग्स कि जो हमने तीन बातें पढ़ी, इसके बेसिस पे अगर हम कंजम्पशन फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे आप। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में, जिसमें से हमारे पास एक्स एक्सेस जो है इस पे क्या आता है, इस पे आता है वही इनकम बोल लो आप, इंप्लॉयमेंट बोल लो आप, या फिर आप आउटपुट बोल लो, राइट। और इस वाई एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इनकम का ग्राफ, थोड़ी देर बाद क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि इनकम का ग्राफ इस तरीके से क्यों बना है। और अभी आपने कंजम्पशन क्या पढ़ा कि जीरो कभी नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये बात तो क्लियर है कि कंजम्पशन यहां से तो शुरू नहीं होगा, राइट, यहां से कहीं भी ऊपर से शुरू होगा, मान लेते हैं यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां से शुरू हो रहा है और इतना जो गैप है, लेट्स जस्ट सपोज दिस इज ओ ए, ये ए पॉइंट है, तो ये जो ओ ए है ये क्या डिनोट कर रहा है इस ग्राफ के अंदर, सी बार। सी बार क्या था हमारे पास, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब आपने पढ़ा जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, तो इस हिसाब से अगर हम कंजम्पशन के ग्राफ को बनाएंगे तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी दोनों बातें यहाँ पे ट्रू हो गई कि जीरो है
तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। अगर इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, दूसरी बात। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप देख सकते हो कि आपकी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कम है, इनकम का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जो कि शो करता है कि आपकी इकोनॉमी के जो लोग हैं वो सेव करना शुरू हो गए। अब ये पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, राइट, ई पॉइंट जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स को याद रखो। कई जगह पे आपको बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो जैसे ही आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलेंगे आपको इमीडिएटली अपने पास मार्क करना है कि सी बार की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है। कई बारी वो सी बार ना बोल के ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल देगा। सिमिलरली कई बारी वो आपको इनकम इक्वल टू कंजम्पशन ना बोल के बोलेगा कि भाई मैं तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम या फिर कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन जब बोला जाएगा तो इमीडिएटली आपका ब्रेन काम करना चाहिए कि जो भी इक्वेशन है वो इनकम और कंजम्पशन के बराबर में रख के सॉल्व की जाएगी और सेविंग की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन लिख के दी जाए वो जरूरी नहीं है, पहचानना पड़ता है, राइट। ई पॉइंट से पहले अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ई पॉइंट से पहले इकोनॉमी एक तरीके से क्या कर रही है, डिस सेविंग कर रही है, राइट। क्यों कर रही है? क्योंकि इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम, सॉरी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है। तो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, इनकम कम है, कैसे हो पा रहा है? मतलब आप पुराना जो पैसा है वो यूज कर रहे हो या बोरो कर रहे हो। इस ई पॉइंट पे आप इनकम और कंजम्पशन को बराबर रख रहे हो और ई पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है कि आपकी इनकम ज्यादा हो गई है, कंजम्पशन कम रह गई है। यहां पे आपकी इकोनॉमी क्या करना शुरू हो गई है, सेव करना शुरू हो गई है। तो ये आपके पास हो गया कंजम्पशन फंक्शन। बात क्लियर है? चलो, इसी कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू हमारे पास दो कॉन्सेप्ट डिराइव होते हैं। उस पूरी हेडिंग को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो चीजों को मेजर करता है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है? एपीसी। एपीसी होता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा होता है एमपीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से समझना है, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एपीसी एमपीसी है क्या? एपीसी सिंपली कहता है किसी भी एक सर्टेन इनकम लेवल पे कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो है उसे क्या कहा जाएगा? एपीसी। सो एपीसी का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन अपॉन में इनकम। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एपीसी का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन अपॉन में इनकम। जबकि अगर मैं एमपीसी की बात करूं तो एमपीसी का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अगर मेरी इनकम में चेंज आएगा तो इनकम में चेंज आने से मैं कंजम्पशन में कितना चेंज कर रहा हूं। मैंने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था आपसे कि 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 110। तो जो इंक्रीमेंटल इनकम थी आपकी विच वॉज 10 इन दैट केस, तो उस इंक्रीमेंटल 10 का आपने कितने रुपए कंजम्पशन पे लगाया? 2 रुपए लगाया, 4 रुपए लगाया, 6 रुपए लगाया, 8 लगाया, पूरा 10 लगाया, या लगाया ही नहीं। तो जो भी होता है उसे बोलते हैं एमपीसी। फॉर्मूला क्या है इसका? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। आपकी मेजर बुक्स के हिसाब से एमपीसी को डिनोट किया गया है बी से। भाई जिस जिस चीज को जिस से डिनोट किया गया है वो याद रखने वाली बात है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कैसे डिनोट की जा रही है? सी बार से, ठीक है। और इनकम इक्वल टू कंजम्पशन किस नाम से जाना जा रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से। एमपीसी को डिनोट कैसे किया गया है? बी से। अब एमपीसी आप न्यूमेरिकल में पहचानोगे कैसे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको क्या लिखा होता है कई बारी न्यूमेरिकल पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको लिखा होगा कि एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी की इनकम जो है वो इतने परसेंट बढ़ गई, ठीक है, और इतने परसेंट बढ़ने के बाद उसमें से इतना परसेंट कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ओके, 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो कई बार स्टूडेंट को लगता है कि भाई पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? इनकम पता होनी चाहिए। जब मुझे इनकम पता होगी तो उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 60% से, तो शायद मेरा कुछ आंसर आएगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब उसने आपसे बोला है कि 60% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि एमपीसी कितना दे दिया? 60% दे दिया। 60% मतलब कितना हो गया? 0.6 हो गया। ऐसे ही हो सकता है कि कई क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तो 80% ऑफ एडिशनल इनकम मतलब 0.8 क्या हो गया आपके पास? एमपीसी।
तो ये हमारे पास बात हो गई एपीसी की, एमपीसी की और कंजम्पशन फंक्शन के ग्राफ की। अब जो मेजर आपने चीजें पढ़ी, सी बार पढ़ लिया, ठीक है, एपीसी पढ़ लिया, एमपीसी पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन ग्राफ, इसके बेसिस पे अगर मुझे क्वेश्चन में ये बोले कि भाई न्यूमेरिकली आप मुझे कंजम्पशन फंक्शन बताओ क्या होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको लिख सकते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कंजम्पशन फंक्शन बताओ। कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन याद रखनी है। आप एक बात बताओ, मैंने अभी समझाया कि कंजम्पशन चाहे कुछ भी हो जाए वो किसके बराबर होगी, सी बार के बराबर तो होनी है, चाहे इनकम जीरो हो जाए, तो कंजम्पशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी बार। पहली बात, ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा एमपीसी कि मतलब अगर इनकम बढ़ रही है, इनकम अगर बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कंजम्पशन के ऊपर जा रहा है। तो भाई आपने सी बार तो लिख दिया, लेकिन जो इंक्रीमेंटल जा रहा है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए सी की वैल्यू सी इक्वल टू सी बार प्लस में, और इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पोर्शन जाता है वो कौन बताता है आपको, वो बताता है एमपीसी की कितना पोर्शन जाएगा। तो इसलिए सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, जहां पे ये बी वाई स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पोर्शन मैं कंजम्पशन पे लगा रहा हूं। तो ये हो गया सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, दैट इज द होल कंजम्पशन फंक्शन। मतलब एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन, राइट, ठीक है, जिसमें कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दो बातें याद रखो इस पूरे फंक्शन के अंदर। ये वाली जो आपकी कंजम्पशन है सी बार, ये तो आप कुछ भी कमाओ, ज्यादा कमाओ, कम कमाओ या ना कमाओ तो होनी है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ना मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे एक बात चाहता हूं, ध्यान दो, जब भी इकोनॉमिक्स में आप ये वर्ड देखो ऑटोनॉमस, तो इसमें समझ जाओ उस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है जो कि इंडिपेंडेंट है, जिससे बाकी किसी फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको समझाऊंगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास आती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। क्योंकि वर्ड क्या है, ऑटोनॉमस, तो ऑटोनॉमस एक ही जैसा मीन करेगा। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, जिसको मैं अपने ही मोटिव से कर रहा हूं, मैं किसी चीज से डिराइव होकर किसी चीज से कंपल्जन में नहीं कर रहा, भाई मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो सी बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिंदा रहना है तो कंज्यूम करना है, इसलिए कंजम्पशन हो रही है। जबकि ये वाला जो पार्ट है बी वाई वाला, ये क्या शो कर रहा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं कितना कंजम्पशन पे लगाऊंगा, राइट। तो इसलिए जो बी वाई वाला पोर्शन होता है इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। हुआ क्या था, कुछ साल पहले पेपर में आ गया क्वेश्चन, इंड्यूस कंजम्पशन क्या है। अब क्योंकि बुक्स में लिखा नहीं हुआ था तो स्टूडेंट्स ने कुछ भी अपनी मर्जी से टिक कर दिया, कह रहे पढ़ाया तो गया नहीं, इंड्यूस कुछ होता होगा। भाई इंड्यूस का मतलब क्या है, किसी चीज से डिराइव होके, किसी चीज की वजह से। तो इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि भाई इनकम बढ़ेगी तो करूंगा, नहीं बढ़ेगी नहीं करूंगा। तो कंजम्पशन फंक्शन में दो चीजें प्लस होंगी तो पूरा कंजम्पशन फंक्शन बनेगा। कौन कौन सी, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस कंजम्पशन। चलो होपफुली ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, हमारे पास हम क्या बात कर रहे थे, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का सबसे पहला कंपोनेंट कंजम्पशन, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया, ओके। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड याद रखो, दूसरा फंक्शन क्या था, जो प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, राइट। चलो देखो, आपके लेवल पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है उसको ना काफी आसान करके समझाया गया है, और कंजम्पशन फंक्शन को भी सोच के देखो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपकी कंजम्पशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। अगर आपको ऐसे याद नहीं आया तो छोटा सा डिमांड याद कर लो। डिमांड इज नथिंग बट एक कंजम्पशन का सबसे ओरिजिनेशन डिमांड से ही शुरू हो रहा है। तो डिमांड को याद करो, कितने सारे फैक्टर्स पे आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे हमने अभी मैंने आपको पढ़ाया कंजम्पशन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इनकम पे, राइट। वैसे ही इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिपेंड करती है। बट फिलहाल आपके सिलेबस को सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको सिर्फ क्या समझाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर, विच इज इनकम। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। एक कहा गया स्टूडेंट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एक कहा गया आपको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दो चीजें आ गई हैं, कौन कौन सी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब नाम से क्लियर है कि भाई मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी में इनकम का क्या लेवल चल रहा है, राइट। ये रहेंगी पैरेलल, मतलब
कि भाई इकोनॉमी में कुछ भी रहे, राइट, इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो सरकार को इकोनॉमी को करने सस्टेन करने के लिए करनी पड़ेगी। तो जनरली आपको समझाने के लिए बोला जाता है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो सरकार कर रही है, तो ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जबकि दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम पे डिपेंड करती है कि मेरी इनकम कैसी आएगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मान लो कि मेरी इनकम इतनी है तो मैं इतना पैसा लगा रहा था, इनकम अगर बढ़ती हुई दिखाई देगी तो शायद पैसा और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आपके पास हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, दूसरा कंपोनेंट एडी का क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। कितने पार्ट में, अगेन वही ऑटोनोमस इंड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमारे पास है, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपकी इकोनॉमी को पूरे साल में चलाने के लिए सरकार को भी तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो जो पैसा सरकार चाहे डिफेंस पे लगा रही है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर, सैलरीज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, जो भी पैसा पूरे साल में सरकार लगाती है कंट्री को चलाने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो थर्ड कंपोनेंट एडी का क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम कैसे आपका एडी का कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट्स का मतलब है फॉरेन के लोगों ने हमारी कंट्री में कितना खर्चा, क्योंकि जब वो हमारी कंट्री में खर्चा करेंगे तभी तो हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, हमारे रेजिडेंट्स का खर्चा फॉरेन की चीजों पे होना, तो हमारा खर्चा बाहर गया। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज योर नेट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका एग्रीगेट डिमांड चार कंपोनेंट के साथ बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब एक बात याद रखो, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में, वहां भी मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था, लेकिन सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल तक कन्फाइंड है, इसकी वजह से हमने सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को पढ़ा, राइट। इसीलिए आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपके लेवल पे आप एडी को सिर्फ सी प्लस आई कंसिडर करोगे, क्योंकि आप 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हो। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई तुम एग्रीगेट डिमांड से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, राइट डाउन इट्स कंपोनेंट्स, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप क्या करोगे, चारों कंपोनेंट को एक्सप्लेन करोगे, सी आई जी एन एक्स सबको एक्सप्लेन करोगे। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे कोई भी, तो आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड इज जस्ट सी प्लस आई, राइट। होपफुली एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एएस। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई का एक इन शॉर्ट मतलब समझो। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर से कलेक्टिवली कितनी डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड हो गया। सारे मिल करके कितना इंटेंड कर रहे हैं सप्लाई करने का, भाई हम लोग मिलकर कितना सप्लाई करना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई आपके डिपेंड किस पे करेगी, सोच के देखो। एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करेगी कि आप इकोनॉमी में प्लान कितना कर रहे हो कि इन्वेंट्री बनाऊंगा, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री आप बनाने का प्लान करोगे उतनी ही सप्लाई कर पाओगे। तो मतलब एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर रहेगा कि भाई तुम कितना प्लान आउटपुट क्रिएट कर रहे हो, मींस जो भी तुम्हारी कंट्री का नेशनल आउटपुट है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा क्या, आपका एग्रीगेट सप्लाई, राइट। ठीक है, अब एक बात समझो, लास्ट टाइम सर्कुलर फ्लो में मैंने समझाया था कि अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फैक्टर पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, राइट। अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, इस जगह पे बना रहा हूं, तो इस जगह का मुझे रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एज अ फैक्टर में यूज कर रहा हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो तुम कुछ भी क्रिएट करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फैक्टर पेमेंट जाएंगी, और कितनी जाएंगी, जितना तुम क्रिएट करोगे, राइट। अगर मैंने 100 यूनिट्स क्रिएट करी हैं, तो जो मेरी पेमेंट जाएंगी वो भी किसके हिसाब से जाएंगी, 100 के हिसाब से। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई प्लांट आउटपुट के बराबर है, विच इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट, यही नेशनल आउटपुट क्या है, इसी का इनकम फैक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जितना आउटपुट क्रिएट हुआ उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली उसका जो इनकम फैक्टर है, दिस इनकम फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इनकम फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ गए आप? जो आपके लोगों ने आपके लिए काम किया, उस काम के अंदर से ही आपने उनको इनकम दिया, वही सारी इनकम प्लस कर देते हो तो आपके पास क्या बनती है स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम। ठीक है, क्या बनता है वो? नेशनल इनकम के बराबर। इनकम मेथड को आप रिकॉल कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम के। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो ये आंसर मैंने आपको समझा दिया, पढ़ के याद रख लेना। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर है। और इनकम स्टूडेंट किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। मतलब इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। तो इसकी वजह से y का फॉर्मूला क्या हो गया? C प्लस एस, राइट। तो आपने अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? एडी फॉर्मूला के हिसाब से C प्लस आई। ठीक है, उसके अलावा आपने पढ़ा फॉर्मूला एपीसी, C अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इक्वल टू जीरो। अब नए फॉर्मूले पे स्विच हुए कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई होगा और वाई हमेशा किसके बराबर होगा? इनकम प्लस कंजम्पशन के बराबर होगा। सो ये आपके पास आ गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज सेविंग। तो इसका मतलब है अब हम बात करेंगे किसकी? सेविंग फंक्शन की। जैसे अभी आपने समझा था कंजम्पशन फंक्शन, अब आप समझो सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन डिराइव कैसे होगा? कंजम्पशन फंक्शन से ही डिराइव होगा। तो पहले एक बार काम करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को क्विकली ड्रॉ करते हैं। ये इनकम का ग्राफ था विच इज 45 डिग्री लाइन, ये आपका कंजम्पशन होता है, ये पॉइंट आपका इनकम इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन मीन सेविंग जीरो, और ये पॉइंट जो गैप था वो क्या होता है? सी बार, यही था। ठीक है, सेविंग को ड्रॉ कर लेते हैं एज पर थ्योरी और एज पर प्रैक्टिकलिटी भी। अगर ध्यान से देखो, इस जगह पे सेविंग आ गई, इस जगह पे इनकम आ गई, इस जगह पे इनकम आ गई, इस जगह पे कंजम्पशन आ गया। ध्यान से देखो तो यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन क्या है? बराबर। तो भाई यहाँ तो सेविंग को जीरो होना ही पड़ेगा। इस पॉइंट से पहले अगर आप आते हो तो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। अगर कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, तो लोग कंज्यूम कर कैसे रहे हैं? या तो बोरो कर रहे हैं, अगर बोरो नहीं करे तो पास्ट की सेविंग यूज कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट से पहले आपके पास क्या रहेगा? सेविंग का ग्राफ नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब एक चीज जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखनी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स क्या चीज? नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस सी बार। ठीक है, क्योंकि आप सोच के देखो, जीरो इनकम पे जितना आप कंज्यूम कर रहे हो वो किस पर डिपेंड करता है कि जीरो इनकम पे आप कितना बोरो कर रहे हो, कितना बोरो कर रहे हो, कितना डिसेविंग कर रहे हो। तो मतलब जीरो इनकम पे जो आपका सी बार पॉजिटिव कंजम्पशन के लिए है, वही सी बार किसके लिए हो जाएगा? नेगेटिव सेविंग के लिए। न्यूमेरिकल आपको घुमाता कैसे? आगे के ग्राफ पे आता हूं मैं, न्यूमेरिकल आपको कैसे घुमाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, इंटरसेप्ट का। इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में फर्क क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब ये हो गया कि जहां पे 2 3 4 5 लाइन कहां पे मिल रही है, वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेप्ट कहां होता है? इंटरसेप्ट या तो एक्स एक्सिस पे बनता है या तो वाई एक्सिस पे। मतलब कोई भी लाइन आपके एक्स को कहां पे टच करेगी वो आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है। कोई भी लाइन आपके वाई को कहां पे टच करेगी वो आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां टच करती है वो एक्स इंटरसेप्ट, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जहां टच करती है वो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स अमाउंट। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ एक्स अमाउंट, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? अगर कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स अमाउंट का, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपको दी है ये क्या हो गई है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, है ना? बात क्लियर है? क्योंकि कंजम्पशन जहां से शुरू होगा, कंजम्पशन जहां से शुरू होगा वही क्या होता है? ऑटोनॉमस। तो जितना भी ये सी बार बनाएगा वही आपका क्या बन जाएगा? इंटरसेप्ट। कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको बोलेंगे कि सेविंग कर्व जो है, सेविंग कर्व एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? नेगेटिव इंटरसेप्ट। किस पे? वाई एक्सिस पे।
तो अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज नथिंग बट माइनस सी बार। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस सी बार। तो अगर सेविंग कर्व या कंजम्पशन कर्व इंटरसेप्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, सी बार की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बात होगी सेविंग की। ठीक है, अब इस ई पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ है, इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, तो आपकी सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका सेविंग कर्व जो है वो डिराइव होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे सेविंग के लिए भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये प्रोपेंसिटी टू सेव में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी, पहली चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज एपीएस। ठीक है, और दूसरी चीज एमपीएस। एपीएस का मतलब सिंपली याद कर लो, आपके सेविंग और इनकम के रेशो को क्या कहा जाएगा, एपीएस कहा जाएगा। और सेम याद करो, इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पे लगाया गया था, वो कंजम्पशन एमपीसी था। इंक्रीमेंटल इनकम का कितना पोर्शन सेविंग पे लगाया जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा एमपीएस। तो एमपीएस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास और कंप्लीट हो गया। यूजिंग दी ऑल इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, सेविंग फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, आपने अभी अभी पढ़ा था कि y इक्वल टू सी प्लस एस। तो s की वैल्यू क्या हुई, इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन की वैल्यू क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस सी बार माइनस बी वाई, दोनों में से अगर कॉमन आ जाए ये माइनस सी बार बचेगा प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस में बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, सेविंग फंक्शन का। पहले आपने किस चीज को पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन को, अब हमने किसकी बात कर ली, सेविंग फंक्शन की। तो ये आपके पास फर्दर फॉर्मूला है। अब एक कलेक्टिव चीज पढ़नी है, दोनों को यूज करके, मींस कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को यूज करके हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिले जो न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करते हैं। एक मिला एपीसी और एक मिला एपीएस। ठीक है, तो ये एपीसी एपीएस की कहानी क्या है, अभी आपने पढ़ा इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा, राइट। अगर मान लो दोनों साइड, ठीक है, y से डिवाइड करें तो क्या होगा, y अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। ठीक है, ये 1 आ गया, सी अपॉन वाई क्या होता है, एपीसी, एस अपॉन वाई क्या होता है, एपीएस। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, एक फॉर्मूला और कि एपीसी प्लस एपीएस का हमेशा समेशन कितना आएगा, 1। मतलब इंडिविजुअली कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, दोनों को प्लस करके ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमपीसी पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, एमपीएस। सेम फॉर्मूला, इनकम बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स के। अगर इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में चेंज आएगा और सेविंग में चेंज आएगा। दोनों जगह डिवाइड करेंगे किससे, डेल्टा वाई से। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ये कट के आ गया 1। इस वाली वैल्यू को बात करेंगे तो ये हो जाती है एमपीसी और ये हो जाता है एमपीएस, राइट। तो एक और फॉर्मूला, ये एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। तो ये पूरी थ्योरी हमारे पास हो गई, एक बेसिक आपका, मैं अगर बोलूं तो एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन मैंने आपको दे दिया कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। और मेन जो फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए वो हमने कर लिए। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। देखो, आपने एग्रीगेट डिमांड समझ लिया, आपने एग्रीगेट सप्लाई समझ लिया। अब इन दोनों को कलेक्टिवली यूज करके एक इकोनॉमी कहां पे पहुंचती है, अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है। देखो, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए एक इकोनॉमी के पास स्टूडेंट्स दो तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके होते हैं, एक होता है उनके पास AS/AD अप्रोच। ठीक है, और क्योंकि AS/AD अप्रोच एग्जिस्ट कर रहा है उसी की वजह से एक और अप्रोच आती है विच इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम ये इस AS/AD अप्रोच से S और I अप्रोच कैसे आ रही है, फिर इन डेप्थ समझेंगे इंडिविजुअली दोनों अप्रोच को। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है तो उस केस में होगा क्या कि आपका एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, C प्लस I।
जबकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है C प्लस एस। तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हुआ, बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो यहां से हमें समझ में आया कि जब एक इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम को, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी, तो वहां पे एडी बराबर होगा एएस के और सेविंग बराबर होगा इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आई होगी। तो अब आप आगे बात करते हैं दोनों अप्रोचेस के बारे में इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये सिर्फ हमें समझाया हुआ, एक मिनट पहले मैं ग्राफ पे आ जाऊं। सी, ये रहा ग्राफ हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि ये आपके पास क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। ठीक है, तो ये हमने बना दिया एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। फिर ये हमारे पास आ गया एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ। ठीक है, एंड दैट इज योर कंजम्पशन ग्राफ। यहां पे आपको समझाने का मतलब क्या है कि अगर कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच का गैप देखा जाएगा तो वो गैप क्या होगा स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट होगा। और ये लगातार पैरेलल चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने समझा कि आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ाई गई है? ऑटोनॉमस। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगातार क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे आ गया? ई पॉइंट पे। ई पॉइंट इकोनॉमी का क्या हो गया स्टूडेंट्स? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक चीज यहां पे जो आपको कंफ्यूज बाद में कर सकती है वो समझा देता हूं। जब मैं इक्विलिब्रियम इनकम की बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, है ना? तो जब इक्विलिब्रियम इनकम की बात की जाएगी तो आपको कंसिडर करना है कि वो आपसे बोल रहा है कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, या फिर सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले को यूज करके जो भी आपके पास कंपोनेंट दे रखे होंगे, बेस्ड ऑन दैट इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो? इक्विलिब्रियम इनकम को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे दे, जो मैंने पहले समझाया कि भाई ब्रेक इवन इनकम या फिर कंजम्पशन निकालो। तो ब्रेक इवन कंजम्पशन इनकम में क्या फर्क है और इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? ये पॉइंट जो आप देख रहे हो आपके ग्राफ में, ई पॉइंट, ये स्टूडेंट्स क्या है आपके पास? दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जबकि अगर मैं आपको हाईलाइट करूं, ये वाला पॉइंट क्या है? यहां पे आपका इनकम का ग्राफ बराबर है सिर्फ कंजम्पशन के। एडी के केस में वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के बराबर है, जबकि इस वाले केस में वो सिर्फ किसके बराबर? सिर्फ कंजम्पशन के। तो ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम बराबर है कंजम्पशन के। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम भी एग्जाम में बोलता है एक ही क्वेश्चन में निकालने को, और कई बारी वो आपसे ये बोलेगा कि आप इक्विलिब्रियम इनकम निकालो। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके पास हो गया इक्विलिब्रियम किसके थ्रू? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू। अब लेकिन होता क्या है, कई बार ना क्वेश्चन में हमारे पास ये आता है, एसओआई अप्रोच में समझ लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। सी, एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार हमारे पास आएगा, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैक्सिमम क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं स्टूडेंट्स वो कहां से होते हैं? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से। इस चीज को ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ना और एज इट इज दिमाग में इसको बैठा लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो आपको रिटर्न में मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि किसी सिचुएशन में आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो, राइट? तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कि वाई का मतलब एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। इफ प्लांट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्लांट आउटपुट, मतलब क्या हुआ कि जो तुम प्लांट डिमांड कर रहे थे वो कम पड़ गई किससे? प्लांट आउटपुट से। तो ऐसे में इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम कैसे लेके आएगी वो देखते हैं। इट मींस बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ये बात तो क्लियर हो गई होगी क्योंकि डिमांड कम है। ठीक है, 10 इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी पाइलिंग अप इन द वेयर हाउसेज। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों ने जब नहीं खरीदा तो मतलब आपके पास जो इन्वेंट्रीज है वो आपके वेयर हाउसेज में पड़ी रह गई। ठीक है, जो कि क्या क्रिएट करेंगी? अनप्लान्ड accumulation of inventories. Okay, as a result producers will plan to cut down production. अब जब उनके पास ऑलरेडी माल नहीं बिका तो एग्जिस्टिंग माल क्या करेंगे? और कम कर देंगे। This will decrease planned output and income. ये क्या करेगा?
ये आपके प्लान्ड आउटपुट को और इनकम को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द प्लांट आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी बिकम्स इक्वल टू प्लांट डिमांड। वो कह रहे हैं कि ये कब तक चलता रहेगा भाई, डिमांड कम है, आउटपुट को मैं कम करना शुरू करूंगा, कब तक करता रहूंगा, जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। सो दैट इज हाउ इकोनॉमी विल रिस्टोर बैक इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इफ प्लांट डिमांड एक्सीड्स प्लांट आउटपुट, अब वो क्या कह रहा है कि प्लांट डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, आउटपुट कम है, यहाँ पे क्या होगा, इट मींस बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, thus इन्वेंटरीज इन हैंड विद द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट फॉलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब कंजम्पशन ज्यादा हो चुकी है, तो मतलब जो प्रोड्यूसर्स के हाथ में इन्वेंट्री है वो अब कम पड़ रही है, ठीक है। तो अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब अब है ही नहीं इन्वेंट्री, सो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर विल प्लान टू रेज द प्रोडक्शन, यहां प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। दिस विल इंक्रीज प्लान्ड आउटपुट एंड इनकम, ये क्या करेगा, प्लान्ड आउटपुट और इनकम को बढ़ा देगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल प्लान्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी बिकम्स इक्वल टू द प्लान्ड डिमांड, दैट इज वाई इक्वल टू एडी। तो ये प्रोसेस भी अगेन कंटिन्यू रहेगा, कब तक, जब तक y और एडी बराबर ना हो जाए। तो ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ग्राफ की अगर मैं बात करूं, पहले ग्राफ देख लो आप, उसके बाद इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। ये रहा, है ना, कैसे, क्योंकि आपको ये शो करना है, इन्होंने बनाया नहीं, मैं एक बार यहाँ पे आपके छोटा सा ड्रॉ कर देता हूं समझाने के लिए। बस हमें क्या प्रूफ करना है कि जहां पे एस एडी बराबर है वहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बराबर है, तो हमने बनाया कि भाई ये मेरे पास आ गया y का ग्राफ और ये मेरे पास आ गया एडी का ग्राफ, राइट। तो ये पॉइंट जहां पे y मींस एस एडी बराबर है, वहां पे क्या होना चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होनी चाहिए। सो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बट मेन क्वेश्चन फ्रेम कहां से होते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक देख लो, अगर क्वेश्चन आ गया इफ प्लांट सेविंग इज ग्रेटर देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, वो क्या है कि प्लांट सेविंग ज्यादा हो गई प्लांट इन्वेस्टमेंट से। इसका क्या मतलब है, इट इंप्लाइज बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस गुड्स देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। वो क्या है, प्लांट सेविंग ज्यादा है, सेविंग ज्यादा का मतलब कंजम्पशन कम, तो वो वही कह रहा है कि अगर प्लांट सेविंग ज्यादा हुई तो मतलब बायर जो है वो लेस गुड कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि प्रोड्यूसर बना ज्यादा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स प्लांट डिमांड इज लेस देन प्लांट आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, प्लांट आउटपुट से कम रह जाएगी। दस इन्वेंटरीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी पाइलिंग अप इन द वेयरहाउसेस, और सेम फिर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो रीजन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को अटेन करती है, और इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद अगर कोई भी अप एंड डाउन आते हैं तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिस्टोर किया जाता है। होपफुली स्टूडेंट ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। तो दैट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो मैं आपको समझा देता हूं, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। ये समझ लो, वन मार्कर में थोड़ा पेपर घुमाया तो पूछ सकते हैं। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल हमेशा क्या कहता है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इफेक्टिव डिमांड का मतलब है इनकम का वो लेवल जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। उस इनकम लेवल पे जो भी डिमांड होगी तो उसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव डिमांड। जैसे कि इनकम थी टेबल के हिसाब से 2000, कंजम्पशन थी 1700, सेविंग आ गई 300, इन्वेस्टमेंट भी कितनी आ गई 300, एडी कितना हो गया 2000। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2000 जो आपके पास, देखो ये भी एडी है, 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 पूरा का पूरा टेबल जो है इससे वैल्यूज किसका है, एग्रीगेट डिमांड का। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भाई इफेक्टिव डिमांड बताओ, तो इफेक्टिव डिमांड क्या होगी, वो एडी का लेवल जहां पे एडी और एएस क्या रहेंगे, हमेशा बराबर, ठीक है। दैट इज वन मार्क का क्वेश्चन, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर समझो मेजरली है क्या, सी बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर आज मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट टाइम में 2026 चल रहा है, आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स ने कोई घर लिया था, लेट्स से 1980 में, दिल्ली की बात करता हूं, और मान लो जनकपुरी की बात करता हूं। मान लेता हूं कि दिल्ली में जनकपुरी में आपके पेरेंट्स ने 1980 में कोई घर लिया 200 गज का, और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ली, मतलब जड़ से प्रॉपर्टी ली। मेरे ख्याल से 1980 में वो 200 गज का घर उनको शायद पड़ा होगा तो 1 लाख 2 लाख के आसपास पड़ा होगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगा, है ना।
तो मतलब 1980 में एक इन्वेस्टमेंट की गई, अज्यूम कर रहा हूँ 1 लाख की, हो सकता है वैल्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो, बट समझने के लिए कि 1 लाख का एक घर ले लिया गया एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि हाउस होल्ड अपनी एंटायर लाइफ में सिर्फ कंजम्पशन करता है, सिर्फ एक चीज वो इन्वेस्ट करता है विच इज घर, तो उन्होंने घर ले लिया। आज 2026 में अगर 200 गज की मैं बात करूं, जनकपुरी के अंदर एक घर की वैल्यू 200 गज की नियर अबाउट होगी 10 करोड़ के आसपास, बहुत इजीली 10 करोड़ के आसपास वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इससे कम में कोई बहुत रिमोट पार्ट में तो एक अलग बात है 10 करोड़, मतलब आपने आज से ऑलमोस्ट 46 इयर्स पहले एक इन्वेस्टमेंट करी, कितने की? 1 लाख की। आज वो इन्वेस्टमेंट कितने की हो चुकी है स्टूडेंट्स? 10 करोड़ की। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं जब कोई एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक मैकेनिज्म काम करता है, कंजम्पशन सेविंग कंजम्पशन सेविंग कंजम्पशन सेविंग का, जिस मैकेनिज्म के धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरी जो फाइनल इनकम होती है वो काफी टाइम्स तक आगे बढ़ जाती है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेसिक थ्योरी क्या कहता है। अब अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, देखो ये रहा फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट किससे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, स्मॉल के जो है उससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? रेशो। रेशो किस चीज का? चेंज इन फाइनल इनकम। आपकी फाइनल इनकम कितनी चेंज होती है, किसकी वजह से? एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से। तो ये पहला फॉर्मूला है, इमीडिएटली नोट कर लो के निकालने का, ठीक है। अब यहां पे आपको बताया हुआ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किस तरीके से एमपीसी से रिलेट करता है, ये मैं समझाता हूं, एक मिनट रुको। अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट से इनकम आई। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरी तरीके से डिपेंड करता है स्टूडेंट्स एमपीसी के ऊपर। अगर मेरे पास एमपीसी हाई होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई आएगी, मेरा एमपीसी लो होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू लो आएगी, ठीक है। पहले आप थ्योरेटिकली समझो कैसे होगा। आप एक बात समझो, आपने कोई एरिया देखा, लेट्स से सपोज आपने कनॉट प्लेस का एरिया देखा और वहां पे आपने देखा कि यार वहां पे ना कोई भी, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, कि कोई भी ना गेमिंग पार्लर नहीं बना हुआ बढ़िया वाला, ठीक है, लेकिन लोग शॉपिंग के लिए तो बहुत जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, बट ऐसा कोई गेमिंग पार्लर नहीं है जहां पे वो अपने बच्चों को छोड़ दे कि कुछ देर तुम अपना खेलो, अपन वापस आ रहे हैं। आपने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उस जगह पे एक गेमिंग पार्लर बढ़िया सा स्टार्ट कर दिया, मेनली जहां पे क्राउडेड एरिया है। आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपने करी कब? इस चीज को सोच के कि इस जगह पे इस चीज की डिमांड तो है, कंजम्पशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप समझो, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहीं की जाती है जिस जगह पे हमें कंजम्पशन में बिलीफ हो। अगर कंजम्पशन उस जगह पे कभी होगी ही नहीं तो आप इस चीज को समझो, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। आप इसको एक और तरीके से सोच के देखो, मान लो जनरली कहा जाता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के चक्कर में, सस्ती प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के चक्कर में कोई इतनी रिमोट लोकेशन पे पैसा लगा दो जो बढ़ने में अभी से भी, आज से भी 100 साल लग रहे हैं, क्योंकि लोग वहां मोबिलाइज ही नहीं करना चाह रहे किसी भी रीजन की वजह से। तो आपने तो ये सोचा कि मैंने जमीन ली है, जमीन टाइम के साथ बढ़ जाएगी, लेकिन जमीन टाइम के साथ भी तो वहां बढ़ेगी ना जहां पे लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं किसी भी वजह से वहां पे, तो आपको तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मतलब थ्योरेटिकली ये बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर। तो कंजम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इसी को यूज करते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर y में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में चेंज आएगा और इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, ये बात भी ठीक है। अगर मान लो इधर डिवाइड किया जाए किससे? डेल्टा y से, तो ये आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस में डेल्टा i अपॉन में डेल्टा y, ठीक है। ये कैंसिल होके हो गया 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई पढ़ाया था अभी क्या होता है? एमपीसी। अभी इसको बात करें, अभी आपको मैंने के का फॉर्मूला दिखाया था, के का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज होने से आपकी फाइनल इनकम कितनी चेंज होगी। अगर आप इसको देखो तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, जबकि आप इस चीज को देखो
तो ये क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, मतलब जस्ट उसका एक रेसिप्रोकेट। तो मतलब इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में के। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आई होगी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1 अपॉन में के बराबर है किसके, 1 माइनस एमपीसी के। रेसिप्रोकेट कर दो तो बचा क्या कि के बराबर हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी के। एक और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, तो इस वजह से के इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एमपीएस। और अब सोच के भी देखो थियोरेटिकली, अगर लोग कंजूस हो जाएंगे, ज्यादा पैसा बचाने लग जाएंगे, कंजम्पशन होगी नहीं, और कंजम्पशन नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कैसे। इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए कंजम्पशन चाहिए, जब लोग कंज्यूम करेंगे तो ही तो प्रोड्यूसर्स के पास पैसा आएगा, तो ही तो फर्दर वो साइकिल ग्रो करेगी। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये फॉर्मूला समझा रहा है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी तो इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन एमपीएस और मल्टीप्लायर, जबकि एमपीसी और मल्टीप्लायर कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्ट। जिसका मतलब है जितनी ज्यादा एमपीसी की वैल्यू उतनी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो अगर इस चीज को मैं यूज करूं तो हमने क्या बोला, एमपीसी हाई होगा तो मल्टीप्लायर हाई होगा, एमपीसी लो होगा तो मल्टीप्लायर लो होगा। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू, पहले सोचो एमपीसी था क्या, एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर सकते हो। अगर मेरी इनकम एडिशनली सिर्फ 60 रुपए बढ़ रही है, तो बढ़े हुए 60 रुपए का मैक्सिमम कितना लगा दोगे कंजम्पशन पे, 60 रुपए। दैट सिंपली मींस कि मैक्सिमम एमपीसी जो है वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। 100% यूज कर लूंगा, लो भाई कंज्यूम ही नहीं करूंगा। इंक्रीमेंटल 60 रुपए, मैंने 60 रुपए का एक भी पैसा कंज्यूम नहीं किया, सेव कर लिया, तो मिनिमम कितना हो सकता है भाई, 0 हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे इफेक्ट होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी यहाँ पे कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना आ गया, 1 अपॉन 0। आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट। अब सोचो प्रैक्टिकली, 1980 में लैंड ली 1 लाख की, आज 2026 में लैंड है 10 करोड़। अगर आपसे पूछे 2050 में कितनी, क्या पता। मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो कितने टाइम्स तक बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स तक इनकम देगी, नहीं पता। तो इससे मल्टीप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है, नहीं पता, राइट। अज्यूमिंग दैट कि अगर पूरा पैसा कंज्यूम किया जा रहा है। जबकि लो केस में क्या होगा, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0, के इक्वल टू 1। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो मिनिमम एक टाइम तो इनकम आएगी, तो इसका मतलब लॉसेस नहीं होंगे क्या, लॉसेस होते हैं। मिनिमम एक टाइम इनकम आएगी का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी को तो उतना पैसा आ गया। इसको ऐसे सोचो कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, हो सकता है आपको पैसा नहीं मिल पाया, आपका नुकसान हो गया, लेकिन जो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया था, उस 1 करोड़ में आपने जो भी इंफ्रा क्रिएट किया, जो भी गुड्स को पाइल अप किया, जितना भी आपने किया, राइट, उससे एटलीस्ट आपको तो 1 गुना पैसा आएगा ना। तो दैट इज योर 1। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है। दोनों ही वैल्यूज के की हो सकती है। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। चलो अब वर्किंग समझ लेते हैं मल्टीप्लाई की किस पे है, किस तरीके से काम करती है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एमपीसी पे डिपेंड करता है। तो अगर एमपीसी पे डिपेंड करता है तो पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। एक मिनट, ये डेरिवेशन है जो मैंने अभी आपको समझाई है। अब हम बात करें टेबल की, क्योंकि टेबल के ना एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कि फर्स्ट राउंड के हिसाब से एक इंक्रीमेंटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट की गई थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 की। अब अगर मैं 1000 की इन्वेस्टमेंट मान लूं, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम 1000 मिनिमम इनकम देगा, ठीक है। तो वो 1000 की इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को मिनिमम 1000 की इनकम आ गई है, ठीक है। पहली बात, आप अज्यूम कर रहे हो कि एमपीसी 0.8 है, 0.8 का 80%। तो मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 1000 करोड़ कमाया तो उस 1000 करोड़ का 800 रुपए कंजम्पशन में गया, बाकी 200 सेव कर लिया। भाई कंजम्पशन का मतलब क्या है, 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। इसी बात पे इकोनॉमी चलती है। तो अगर तुम 800 रुपए खर्च कर रहे हो तो कोई 800 रुपए कमा रहा है, तो वो 800 रुपए जो तुमने खर्च किए, किसी ने 800 कमा लिए, उसकी इनकम आ गई। अब ये 800 का अगेन क्या किया जाएगा, 80% फिर लगा दिया जाएगा कंजम्पशन के ऊपर, बाकी 20% हो जाएगा सेव। अब जो इसने 800 रुपए कंजम्पशन पे लगाया, वो सॉरी अपना कंजम्पशन पे 80% लगाया, वो किसी और की इनकम बना, फिर उसकी इनकम का 80% उसने क्या किया, कंजम्पशन पे लगाया, बाकी सेव किया। ये चार्ट पूरा ऐसे ही चलता रहता है। और टोटल इंक्रीज इन इनकम की वैल्यू कैसे आएगी भाई, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा आई इनटू में 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी।
राइट। ये हम सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल गया कि इस सिनेरियो के हिसाब से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की गई थी 1000 की, अज्यूमिंग दैट 80% कंज्यूम होगा, तो फाइनल इनकम कितनी आ जाएगी? 5000 करोड़ तक आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का केस। होपफुली स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हमने कंप्लीट कर लिया, इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज या फिर आपकी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। ये दो पॉलिसीज के थ्रू एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को करेक्ट किया जाता है। ये दो जो तरीके हैं, एक तरीका एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने का आरबीआई की पॉलिसी, वो मैं आपको मनी इन बैंकिंग में आरबीआई के फंक्शन के तौर पे समझाऊंगा, राइट। और जब हम गवर्नमेंट बजट को रिवाइज करेंगे तब हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड कैसे सॉल्व करती है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो इक्विलिब्रियम तो आपने समझ लिया, एएसएडी बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया, या एस और आई बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम आ गया। बट इसको थोड़ा सा डीपली सोच के देखो, अगर एक इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक इकोनॉमी एएसएडी बराबर कर ही ले, विच इज अगर आप सोच के भी देखो समझ में आएगा कि इम्पॉसिबल सा है, राइट। इसीलिए एक इकोनॉमी में दो तरह की सिचुएशन ज्यादातर देखने को आ जाती है कि कई बारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से बियॉन्ड चला जाता है, और कई बारी वहां पे भी अटेन, मतलब इवन फुल एम्प्लॉयमेंट को भी अटेन नहीं कर पाता, राइट। तो अगर मेरी इकोनॉमी के अंदर जो मेरी एग्रीगेट डिमांड है वो मेरी एग्रीगेट सप्लाई से बहुत कम रह जाए, मतलब जितना फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन करने के चाहिए उससे भी कम रह जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट डिमांड, या फिर आप क्या नाम देते हो? डिफ्लेशनरी गैप। तो पहले मैं आपसे बात करता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। होपफुली आप लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पता ही होगा, एक सिचुएशन जहां पे जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के एबल है, उन्हें काम मिल जाए तो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, राइट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद हमें एक और डेफिनेशन समझनी है, विच इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इनवॉलंटरी मतलब बंदा चाह नहीं रहा लेकिन फिर भी खाली है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहां पे मैं काम करना चाहता हूं, काम करने के एबल हूं, लेकिन मेरे को काम नहीं मिल पा रहा। दैट सिचुएशन इज नोन एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आगे बात करते हैं कि डेफिसिट डिमांड एग्जैक्टली है क्या, उसका ग्राफ हमारे पास बनता कैसे है। देखो ये आपको पता है कि ये पॉइंट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी इकोनॉमी में आपकी जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तक भी अटेन ना कर पाए, राइट, मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि इकोनॉमी के पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आना था यहां पे, लेकिन जो इकोनॉमी है वो इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाई, जो डिमांड है वो एक्चुअली में उससे भी कम रह गई, राइट। तो ये जो गैप क्रिएट होता है, दिस गैप इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे अटेन होना था बट हो नहीं पाया, एग्रीगेट डिमांड उससे बहुत कम रह गया ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर्स। शायद कंजम्पशन कम रह गई, शायद इन्वेस्टमेंट कम रह गई, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम रह गए, चाहे आपके एक्सपोर्ट्स कम रह गए, इंपोर्ट ज्यादा हो गए, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना एक्सपेक्टेड था, तो दैट क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, जबकि इसके रिवर्स एक सिचुएशन होती है रेमेडीज की। मैंने आपको बोला कि बैंकिंग के टाइम पे बैंक में समझाऊंगा, गवर्नमेंट बजट के टाइम पे बजट में समझा दूंगा, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं बात करूंगा इन्फ्लेशनरी गैप की, तो इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आना था इस पॉइंट पे, राइट, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? डिमांड उससे भी बहुत ज्यादा आ गई, तो डिमांड जो ज्यादा आके कहां पे आ रही है? इस पॉइंट पे। अब लेकिन इस सिचुएशन को सोच के देखो भाई, डिफ्लेशनरी गैप पे तो ये था कि लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता था? एम्प्लॉयमेंट कम कर देता, आउटपुट कम कर देता, ठीक है, और काम चला लेता। लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप में ऑलरेडी इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को एफ पॉइंट पे यूज कर रही है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर चुकी है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुकी है। तो अब इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर होता क्या है? एक्सेस डिमांड के अंदर
इसके बियॉन्ड बना ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट हो गया, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसीलिए एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में क्या क्रिएट करता है? इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर रहा है? क्योंकि जो आपका ये जो गैप आ रहा है, ये गैप आपको क्या शो कर रहा है कि मेरी इकोनॉमी इसके बियॉन्ड नहीं बना सकती, तो भाई एग्जिस्टिंग चीजों के प्राइसेस क्या कर दिए जाएंगे? बढ़ा दिए जाएंगे। तो एक्सेस डिमांड ऑलवेज क्रिएट इन्फ्लेशनरी गैप इनटू द इकोनॉमी। रीजन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम आउटपुट जितना बना सकता था बना दिया, इससे ज्यादा और नहीं बना सकता। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि प्राइसेस को बढ़ा दो, और कुछ नहीं कर सकते हम। तो दैट इज हाउ inflationary gap and deflationary gap occurs into the economy. So hopefully students आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो समझा दिए, इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज थे वो समझा दिए। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमने कवर अप कर लिया, वो टॉपिक भी हमने कवर अप कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा मनी एंड बैंकिंग के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको पहले मॉनेटरी पॉलिसी समझा दूंगा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने की, और जब हम गवर्नमेंट बजट की रिवीजन करेंगे तब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसीज की इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने की। ठीक है, होपफुली यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। वीडियोस को लगातार देखते रहो, और समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक्स।